Hello student, I Mr. Sadawat, Assistant Professor of Ghadar Degree College, welcomes you to our official YouTube channel. Student, आज मैं इस वीडियो के साथ कुछ important topics लेके आई हूँ BBA सेकेंड ईयर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, एवरीथिंग. ये हमारा मैनेजमेंट होता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उनको मैनेजमेंट के फंक्शंस के साथ यूज करना. किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. कब? डिफाइंड टाइम स्पेन, स्पेसिफिक कॉस्ट, क्वालिटी और परफॉर्मेंस के साथ. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं? कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ, डायरेक्टिंग, कंट्रोल करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए. डिसाइडेड टाइम पीरियड में स्पेसिफिक कॉस्ट, क्वालिटी और परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के साथ साथ. क्लियर? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज हम हमारे डेली रूटीन की लाइफ में भी यूज कर सकते हैं. छोटी छोटी चीजों से लेके फ्यूचर की बड़ी बड़ी चीजों तक यूज कर सकते हैं. कोई भी पर्सन, है ना, आर्मी मैन हो या कोई ग्रोसरी शॉप वाला हो, है ना, सब्जी मंडी में हमारे अंकल जी हो, कोई नर्स हो, हार्डवेयर हो, टेलर हो, कोई भी यूज कर सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को. हमारी डेली रूटीन की लाइफ में स्पेशली हमारे कॉलोनी में अगर कोई फेस्टिवल है, लाइक गणेश उत्सव है या 26 जनवरी, 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी प्लानिंग होती है, लोग चाहिए, फंड चाहिए, सारी चीजों को प्लान करने के लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं. हमारा घर बनाते समय क्या इंटीरियर होगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, है ना, कौन बनाएगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, ये भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं. हमारी फैमिली के साथ अगर हम कहीं फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं तो रेलवे की बुकिंग्स करना टाइमली, है ना, किस होटल में रुकेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, इन सारी चीजों को हम प्लान करने के लिए जो भी हम टास्क करते हैं वो सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है. आपके पेरेंट्स भी और आप खुद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं. क्लियर? अब प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट मतलब कन्वर्टिंग अ विजन और अ ड्रीम इन और अ नीड टू अ रियलिटी. आपका कोई सपना है कि इस जगह पे मुझे अपना घर बनाना है, इस जगह पे मुझे होटल बनाना है, इस जगह पे मुझे एक इनकम जनरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड एक कंपनी खोलनी है. कुछ भी सपना या ड्रीम उसको अगर आप रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है. ठीक है? और उस प्रोजेक्ट का क्या होता है? एक बिगिनिंग टाइम होता है और एंड होता है. मतलब कभी वो प्रोजेक्ट शुरू होगा और खत्म भी होगा, है ना. वो टेम्पररी, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोजेक्ट की. एक स्पेसिफिक आउटकम आपने सोच रखा है कि वो होटल ऐसा होना चाहिए, इतनी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे पार्किंग होगी, यहाँ पे, तो जैसा आपने सोचा था वैसा ही वो होना चाहिए. अ स्टेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, किस तरह से दिखेगा वो, किस तरह से चलेगी वो कंपनी, कुछ भी हो सकता है ड्रीम आपका, ये सारा आपका प्रोजेक्ट कहलाता है. एक कॉस्ट कि इतने बजट का ही प्रोजेक्ट होगा, है ना, तो ये सारे प्रोजेक्ट कहलाते हैं. प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एक तो वो टेम्पररी होता है. टेम्पररी क्यों? क्योंकि कभी शुरू हुआ है तो उसको खत्म होना भी है. जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं होगा तब तक तो वो प्रोजेक्ट ही है ना. कंस्ट्रक्ट के बाद फिर एक अनादर चीज है कि वो कंपनी खड़ी हो गई है, वो होटल खड़ी हो गई है. क्लियर? यूनिक, जो भी प्रोजेक्ट होता है वो अपने आप में यूनिक होता है. अब वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड, इज डिफरेंट इन सम डिस्टिंग्विश्ड वे, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कोई मोबाइल फोन बना रही हूँ एज अ सैमसंग की कंपनी, तो भाई अपना ये दूसरी जो कंपनीज होती है, वन प्लस, एप्पल, तो वो अपने आप में अलग अलग प्रोजेक्ट है. तीनों एक दूसरे से यूनिक है, सबके अलग अलग फीचर्स है. तो ये हमारे प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज टेम्पररी एंड यूनिक. नेक्स्ट, कंपनीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज क्यों करती है? टू हैंडल प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, अच्छे से प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके. टू डिफाइन द प्रोजेक्ट, एग्री विद कस्टमर, कस्टमर रेडी हो, उसको पसंद आए, उसकी क्या जरूरत है, उसको ध्यान में रख के ही हम हमारे प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, या उसकी नीड को ध्यान में रख के ही हम प्रोजेक्ट फाइनलाइज करते हैं. टू प्लान एंड एक्सेस रिसोर्सेज नीड्स फॉर द प्रोजेक्ट, हमारे
प्रोजेक्ट की प्लानिंग में क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, ये सब चीजें प्लान करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज करना पड़ता है। टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड मेक प्रपोजल, कितनी कॉस्ट लगने वाली है उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। टू प्लान एंड शेड्यूल, क्या क्या प्लानिंग होगी, क्या क्या एक्टिविटीज होगी उनको प्लान करने के लिए। टू एलोकेट राइट रिसोर्सेज एट द राइट टाइम, सही समय पे सही रिसोर्सेज हमें मिल जाए उसके लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। टू एलोकेट राइट रिसोर्सेज एट द राइट टाइम, है ना। टू असेस रिस्क एंड फेलियर पॉइंट्स, क्या रिस्क है, क्या फेलियर पॉइंट्स है, क्या बैकअप प्लान लगेगा, प्लान अगर फेल हो गया तो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। टू लीड अ प्रोजेक्ट टीम इफेक्टिवली, प्रोजेक्ट की पूरी हमारी जो टीम है ह्यूमन रिसोर्सेज उनको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, उनको उनसे कम्युनिकेट करने के लिए भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल। कोई भी प्रोजेक्ट का उसका साइकिल क्या होता है, ये रहा साइकिल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल। नंबर 1, नीड आइडेंटिफिकेशन, पहले पता करना पड़ता है जो प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं उसकी सोसाइटी में नीड है या नहीं, है ना। नंबर 2, इनिशिएशन, है ना, उसको शुरुआत करना। फिर उसकी प्लानिंग करना, क्या क्या 3W1H, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या करेगा, कौन करेगा, क्या क्या चीजें लगेंगी, ये सारी प्लानिंग करना। एग्जीक्यूट करना, जो भी प्लान किया है उसको ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करना। जब स्टार्ट हो रहेगा तब उसको सुपरविजन करना, मतलब कंट्रोल करना, कैसे हो रहा है, ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो प्लानिंग भी करी, फिर उसके बाद उसको ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट भी किया। जब स्टार्ट हो रहा है जब कंट्रोल करना कि जैसा सोचा था वैसा हो रहा है नहीं हो रहा। एक टाइम बाद, क्योंकि प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, टेम्पररी, तो एक टाइम बाद उसको कंप्लीट होने के बाद उसकी क्लोजिंग भी करना। ये आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल होती है। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक, या कैपेक्स भी कहते हैं। तो कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर क्रिएटिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आज हमको एक्सपेंसेस लगते हैं पर फ्यूचर में ये हमको बेनिफिट्स देने वाले होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड व्हेन बिजनेस स्पेंड्स मनी आइदर टू बाय फिक्स्ड एसेट और ऐड वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट। बिजनेस में कोई एक एसेट खरीद के लाना और उस एड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग एसेट, और उस एसेट कोई रखा हुआ है तो उसके अंदर कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई खर्चा कर रहे हो ताकि वो अच्छे से ऑपरेट हो सके, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। फॉर छोटा सा एग्जांपल, एक कंप्यूटर लेके आना फिक्स्ड एसेट से कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर उस कंप्यूटर को मेंटेन करना, प्रॉपर एंटीवायरस डलवाना और उसको अपडेट करते रखना, ये क्या है, एडिंग वैल्यू। जो एसेट है उसमें और भी चीजें आप कर रहे हो उसके मेंटेनेंस के लिए ताकि फ्यूचर में वो अच्छे से चलता रहे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर। पूंजीगत, पूंजी से आशय है धन या संपत्ति, ऐसा भाग जिसका प्रयोग अधिक धन कमाने के लिए किया जाता है। लेखांकन में पूंजी से आशय संपत्तियों के दायित्व पर आधिक्य से लगाया जाता है। पूंजी इज इक्वल टू कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। क्लियर, आया समझ में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, विच रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट। परमानेंट एसेट को बढ़ाने के लिए जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मनी स्पेंट ऑन द परचेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को खरीदा, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा। टेक द कैश ऑफ मशीनरी इज परमानेंटली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड एंड प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय सेलिंग दोज गुड्स, है ना। कोई मशीन खरीदी है तो वो उसका यूज होता रहेगा, गुड्स बनता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा, तो वो आपका एक फिक्स्ड एसेट्स हो गया। क्लियर, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अलग अलग तरह के भी होते हैं, है ना। There are long-term expenses, effect continues beyond the current accounting year. Revenue expenditure होते हैं, these are short-term expenses and are incurred to maintain day-to-day functioning of organization, है ना. Next, classification, expenses incurred in maintaining the operation, जो operation चल रहा है उनको maintain करना, expenses increasing future growth of the organization, expenditure for business development, business के development के लिए जो expenses कर रहे हो वो आपके capital expenditure है. Research work expenses, expenditure incurred indirectly for production, expenditure for innovation, ये सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं. इंपॉर्टेंस क्या है इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का? इफेक्ट फॉर लॉन्गर टेन्योर, लॉन्ग टेन्योर में हमको बेनिफिट मिलता है इसलिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं. द अमाउंट स्पेंट ऑन सच एक्सपेंसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये एक्सपेंडिचर बार बार रिवर्स नहीं होता है, ठीक है. कैपिटल एक्सपेंडिचर हाई कॉस्ट
लगता है इसमें, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर टू बी डेप्रिशिएटेड फॉर द टेन्योर फॉर विच दे गिव्स बेनिफिट। जिस साल ये बेनिफिट देगा उस साल में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। क्लियर? तो ये था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये क्या होता है? देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कौन सा सेलेक्ट करना है, बहुत सारे तरीकों से जनरेशन ऑफ आइडियाज। आपके जो आपके बुक है उसमें भी फर्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ आइडिया कहीं से भी आ सकता है ना। गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग से आ सकता है, कोई और ऑनगोइंग बिजनेस से आ सकता है, कोई भी एनवायरमेंट में से आपको कहीं से भी आइडिया आ गया तो उन बहुत सारे आइडियाज में से प्रोजेक्ट को फाइनल करना प्रोजेक्ट सिलेक्शन कहलाता है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग proposed project or a group of project and then choosing to implement some set of them so that objective of the parent organization will be achieved। बहुत सारे प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट को फाइनल करना, उसका प्रपोजल बनाना, है ना, जिससे कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है वो अचीव हो सके। अब ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होंगे? आप प्रॉपर प्रोजेक्ट सिलेक्शन करेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। वो प्रोजेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो खरा उतरेगा या नहीं हमारी उम्मीदों पर, उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है, विच एग्जामाइन ऑल द प्रोजेक्ट पर्टेंस एक्सपेक्ट्स including economic, technical, legal, scheduling issues to determine the possibility of the project successful। किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए जो जो पहलू है उस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए वो हमारा फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। उसके अंदर क्या क्या आता है? मार्केट एनालिसिस आ जाता है ना, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट एनालिसिस बोल सकते हो या फैसेट्स ऑफ प्रोजेक्ट एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस जिसमें मार्केट में क्या चीज है, क्या डिमांड है, उन सब चीजों का पता करना, मार्केट में शेयर्स क्या क्या है, क्या क्या रेट्स डिविडेंड चल रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, फीबल है या नहीं, सेंसिबल चॉइसेस, प्रॉपर भावनाओं में भी नहीं रह सकते ना कि ये कर रहा है तो मैं कर लूं, नहीं, प्रॉपर चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस, क्या क्या रिस्क इस प्रोजेक्ट में जुड़ा होगा अगर इसको सेलेक्ट किया जा रहा है तो। एबीसीडी बहुत सारे प्रोजेक्ट रखे तो उन सारे प्रोजेक्ट में ये 5 पॉइंट जितने भी है इनको ध्यान में रख के एक एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, फिर फाइनल किया जाता है। रिपोर्ट कार्ड ये 5 सब्जेक्ट पे बनता है, क्लियर। टेक्निकल के बाद फाइनेंशियल के बाद इकोनॉमिक, कॉस्ट बेनिफिट, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना फायदा सोसाइटी को, कितना फायदा हमें होगा, अदर इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे इकोनॉमी में, देश के लिए ये प्रोजेक्ट हेल्पफुल है या नहीं, देश की जीडीपी बनाने के लिए। इकोलॉजिकल एनालिसिस, है ना, हमारे एनवायरमेंटल को कितना डैमेज पहुंचेगा, अगर डैमेज पहुंच भी रहा है तो उसका रिस्टोरेशन के मेजरमेंट्स क्या होंगे, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के कोई भी प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है मार्केट और डिमांड एनालिसिस, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो मार्केट और डिमांड एनालिसिस क्यों किया जाता है? इज कंडक्टेड टू नो अबाउट एग्रीगेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस एंड द मार्केट शेयर दैट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट विल एंजॉय। मार्केट की डिमांड कितनी है ये पता लगाने के लिए हम एनालिसिस करते हैं कि ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड क्या है किसी भी प्रोडक्ट की, और कल को उस डिमांड को फुलफिल करेंगे तो हमें कितना फायदा पहुंचने वाला है ना। पहले एनालिसिस करते हैं उसके बाद काम शुरू करते हैं, पहले से ही काम शुरू करने लग जाएंगे तो वो डिमांड है ही नहीं किसी प्रोडक्ट की और आप प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, यूजफुल बिल्कुल भी नहीं होगा वो प्रोडक्ट, है ना। डिमांड एनालिसिस किया जाता है और मार्केट डिमांड एनालिसिस की क्या क्या स्टेप्स होती है। सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस किया जाता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के मार्केट की सिचुएशन को समझने के लिए पहला एनालिसिस है। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम खुद कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन मतलब ऑलरेडी मार्केट में जो चीजें अवेलेबल है, जो भी डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनको कलेक्ट करके एनालिसिस करना। नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, ये मार्केट सर्वे इट मींस प्राइमरी डाटा कंडक्ट करना कि मार्केट में किस चीज का चलन ट्रेंड चल रहा है, क्या लोगों की टेस्ट है, प्रेफरेंस है, ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगेगी जब आप मार्केट का सर्वे करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट मतलब मार्केट में कौन आते हैं, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, इस एज का है, इस एरिया का है, यहाँ से लेना होगा, आपको टारगेट करना पड़ता है ना ऑडियंस को, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले तो उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग, ये हम फर्दर पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है,
फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आने वाली है उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस करेंगे तभी तो फिर हम आगे वो प्रोडक्ट या उसकी प्लानिंग करेंगे अकॉर्डिंगली। मार्केट की प्लानिंग, कहाँ सेल करना है, किसको सेल करना है, क्या चेन होगी मार्केट की, है ना, रिटेलर, सप्लायर, व्हाटएवर एवरीथिंग, वो सारी चीजें आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट के ये जो मार्केटिंग मिक्स है वो सारे प्रोडक्ट प्लान, है ना, प्रमोशंस, ये सारी चीजें आपके इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। तो बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? It is a process of predicting the demand of an organization, product or services in a specified time period in the future. In future आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी हो सकती है, इसको एज्यूम करना, इसका अंदाजा लगाना डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। डिमांड फोरकास्टिंग इज हेल्पफुल फॉर बोथ न्यू एज वेल एज एक्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं, जो नए आने वाले हैं वो भी करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग, जो पुराने रहते हैं वो भी करते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है डिमांड फोरकास्टिंग का? प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड आउटपुट, आपको आपका आउटपुट पता लगाने के लिए भी ये हेल्प करता है। असेसिंग द प्रोबेबल डिमांड, एक्चुअल में डिमांड कितनी है वो हेल्प करता है। इन फ्यूचर उस प्रोडक्ट के डिमांड के बाद सेल्स फिगर क्या होगा आपका वो बताने में हेल्प करता है। बेटर कंट्रोल, आपका कंट्रोल हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स पे, ठीक है, प्रॉफिट पे, प्रोडक्शन बनाने में, उसके बेटर कंट्रोल के लिए डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करता है। कंट्रोलिंग इन्वेंट्री, क्या क्या इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आने वाली है, फालतू भी इकट्ठा ना हो जाए स्टॉक, ये सारी चीज को कंट्रोल करता है। एक्सेसिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोग लगेंगे, ये सारी चीजों के लिए भी डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करता है। एंश्योरिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बनी रहे, डिमांड उतनी है तो सप्लाई भी उतना होता है, बैलेंस हो, स्टेबल हो चीजें, उसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग यूजफुल है। ठीक है, प्लानिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज क्या क्या होंगी वो उसके लिए आपको हेल्प करता है डिमांड फोरकास्टिंग। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, इकोनॉमिक की कंडीशंस, इंडस्ट्री में क्या क्या कंडीशंस चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या इन्वायरमेंट है, मार्केट की कंडीशंस क्या है, साइकोलॉजिकल कंडीशन, आज मूड है, कोई ट्रेंड आया कल को चला गया, कंपटीशन जो आउटसाइड चल रहा है वो आपके लिए फैक्टर जो डिमांड फोरकास्टिंग को अफेक्ट करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज बन रही है, बिगड़ रही है, चेंज हो रही है, ये सब इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, टेक्निकल एनालिसिस। ये तो बाय वर्ड ही हमें समझ में आ रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या हो सकता है। तो a process of identifying trends, reversals and at an earlier stage to formulate the buying and selling strategy is called technical analysis. तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता उसके पहले देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में उस प्रोडक्ट या उस प्रोजेक्ट के लिए सही है, वो हमारे लिए फिजिबल है या नहीं, हमारे पास वो लोग उस पर काम करने के लिए है या नहीं। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिस्ट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस वॉल्यूम एंड सप्लाई डिमांड फॉर द ओवरऑल मार्केट एंड इंडिविजुअल स्टॉक। प्राइस वॉल्यूम क्या होगी, डिमांड सप्लाई क्या करनी चाहिए, इसके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट आइडिया इंक्लूड्स डिजाइनिंग वेरियस प्रोसेसेस, इंस्टॉलिंग इक्विपमेंट्स मतलब टूल्स, क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, है ना, स्पेसिफाइंग मटेरियल, प्रोटोटाइप टेस्टिंग, वो भी, अरे फॉर एग्जांपल आप घर पे एसी लगवाते हो, फ्रिज लगवाते हो, तो प्रॉपर आप थोड़ा सा स्टडी करते हो ना मार्केट का, क्या प्राइस है, ठीक रहेगा या नहीं, इतने बड़े रूम के लिए ठीक बैठेगा या नहीं, कोई इश्यूज है भाई उसमें, वाटर सप्लाई कौन करेगा कूलर में, सो आधे मेंबर रेडी है कि आपको एसी लगवाना है, तो कितने सारे आपको चीजें माइंड में रखनी पड़ती है। तो जितने भी टेक्निकल पहलू है, तकनीकी पहलू या टेक्निकल एस्पेक्ट, वो सब ध्यान रखना पड़ता है कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले, ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं जाए, क्योंकि टेक्निकल कोई भी चीजें इक्विपमेंट यूज करें तो बड़े महंगे आते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारे पहलुओं पर एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जाता है और वो आपका टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है,
क्या क्या मटेरियल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती है, स्पेक कौन कौन से, मटेरियल इनपुट कौन से, यूटिलिटीज कौन कौन सी चीजों की जरूरत लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या होगी, प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है या अलग अलग प्रोडक्ट करना है, प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी, लोकेशन और साइट क्या होगा, मशीनरीज और इक्विपमेंट कौन कौन से यूज करने हैं, स्ट्रक्चर और सिविल वर्क कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होगा, प्रोजेक्ट के चार्ट्स और लेआउट पूरे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ताकि जिसको पढ़ते नहीं आ रहा है उसको डायग्राम से समझ में आ जाए चीजें, है ना। तो ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, रिस्क एनालिसिस। आई थिंक ये आपको वेरी क्लियर है। क्यों? रिस्क क्या होता है भाई? जोखिम। कोई भी नया काम शुरू करता है या पुराना भी चलता है तो रिस्क का कोई अनसर्टेनिटी होती है, उसमें कभी भी कहीं भी आ जाती है। तो द मीनिंग ऑफ रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस मतलब अचानक से सामने आ जाता है। रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैजार्ड। हैजार्ड मतलब संकट। बहुत सारे संकट एक साथ आ रहे हैं तो वो आपका रिस्क कहलाता है। अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, कितना लॉस होगा, कहां तक लेके जाएगा, ये सारा रिस्क कहलाता है। ठीक है। अब रिस्क एनालिसिस, अ प्रोसेस दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई, असेस पोटेंशियल थ्रेट्स दैट कुड अफेक्ट द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस और अ प्रोजेक्ट। आपका कोई बिजनेस है, उसकी सक्सेस को और उसको उसके जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए कोई कुछ संकट, कुछ थ्रेट्स है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना, उन छुपे हुए हिडन थ्रेट्स को पहचानना रिस्क एनालिसिस कहलाता है। क्योंकि आप रिस्क पहले से आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप रिस्क का मैनेजमेंट कर पाओगे, है ना। कोई भी चीज आपको पता लग जाएगी कि भाई यहाँ मत करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप जब स्कूटी या अपनी कार ड्राइव करते हैं तो उसमें आपको वो एक इंडिकेटर मिलता है ना कि भाई पेट्रोल कम है, इसको फिलअप करवा लो, टैंक फुल करा लो, है ना। वो एक प्रकार का आइडेंटिफाई है और भविष्य में जो रिस्क आने वाली है कि आपका पेट्रोल खत्म होने वाला है, उसका इंडिकेशन दे रहा है। क्लियर हुआ? रिस्क एनालिसिस इट इज include means to measure, mitigate and control risk effectively. रिस्क एनालिसिस आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिस्क आने वाले हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। इट इज एन एसेंशियल टूल व्हेन द वर्क इन्वॉल्व थ्रेट्स एंड रिस्क। जब आपको पता है कोई प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारी रिस्क और थ्रेट है तो आपको रिस्क एनालिसिस करना ही चाहिए, ताकि काफी हद तक आप लॉस को और संकट को, थ्रेट्स को कम कर सको और अच्छे से मैनेज कर सको। क्लियर? सोर्सेज ऑफ रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोजेक्ट रिस्क, एक तो ऑलरेडी जो हमको पता है वो रिस्क है। कॉम्पिटिटिव रिस्क, इंडस्ट्री के स्पेसिफिक कोई भी रिस्क हो सकती है इंटरनल एनवायरनमेंट में। मार्केट के रिस्क, आज कुछ ही ट्रेंड में, कल को बदल गई, टेस्ट बदल गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, वो कंपनी फेक निकली जिसके साथ आपने चीजें स्टार्ट करी थी। इंटरनेशनल पॉलिसीज बदलती जा रही है तो कभी भी बदल सकती है, रिस्क है ना। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ रिस्क। रिस्क एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर्स, क्रिटिकल जो पैरामीटर्स होते हैं उनको पहचानने में हेल्प करती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ एनी चेंज इन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी में चेंज है, प्रोसेस में, टेस्टिंग में, तो उसको जानने पहचानने में हेल्प करती है। कॉस्ट को कम करने में हेल्प करती है रिस्क एनालिसिस, है ना। Establish systematic, well informed through method of decision making। बहुत सारी systematic methods और process और decision making करते हैं आप रिस्क एनालिसिस में, इसीलिए आपकी कोई छुपी हुई रिस्क है तो वो आपको सामने आ जाती है ना। इंक्रीज नॉलेज ऑफ एक्सपोजर टू रिस्क, किस हद तक ये रिस्क होगी, छोटी मोटी रिस्क है और अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो हम कर भी सकते हैं, पर वो मेजर, एक्सपोजर, एक्सटेंट क्या है, किस लेवल तक की है, वो पहचानने में हेल्प करता है। क्लियर? फॉस्टर क्वालिटी ऑफ डिजाइन, इंप्रूवमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, कोई नई चीजें आ रही है ना, जो आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकती है, गिरा सकती है, वो सारी चीजों को पहचानने में हेल्प करता है रिस्क एनालिसिस। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज SCBA। ठीक है बेटा, ये रिविजन है इसलिए हम थोड़ा शॉर्टली हम लोग आगे मूव करेंगे। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक एनालिसिस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो हम किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले यूज करते हैं। क्या होता है ये? इट इज अ टूल टू डिटरमाइन मेरिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड फ्यूचर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सामाजिक और आर्थिक कितना लाभ पहुंचेगा, सोशली और इकोनॉमिक कितना बेनिफिट है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसके एडवांटेज, उसमें क्या क्या एडवांटेजेस उस प्रोजेक्ट के, वो हमको एनालिसिस करने में
सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मदद करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ऑन अ रिवर। अभी हम देख रहे हैं कितने हाईवेज बन रहे हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में। रिसेंटली जो हमारे यहाँ पे एक नया NH-59 से हटके एक और ब्रिज नया हाईवे बन रहा है। अगर इमेजिन क्या नर्मदा नदी के ऊपर भी हमारा कोई ब्रिज नया कंस्ट्रक्ट होने की प्रोसेस शुरू हो गई है, तो उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो सोशल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ऑन अ रिवर इंक्रीज, क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। एक तो पॉल्यूशन बढ़ेगा जब कंस्ट्रक्शन होगा, तब माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम फार्मिंग, पता नहीं वहां पे आइट साइड में कोई लैंड है, कितने लोगों को मुआवजा मिल रहा है, लोगों के घर माइग्रेट हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, घर टूट रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ प्राइस हाइक ऑफ रॉ मटेरियल कम है तो प्राइस ज्यादा है, कुछ भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टू पीपल एंगेज इन फेरीज, आइट साइड में वहां पे कितने लोग जिनको ऑलरेडी छोटी मोटी दुकान वगैरह थी वो तोड़नी पड़ रही है ना, अतिक्रमण काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो वो एक नुकसान है। अबॉलिशिंग ऑफ, हो सकता है उनको मुआवजा मिल गया कहीं और जाके खोलेंगे, गॉड नोज वो शॉप चले या ना चले, है ना। तो स्मॉल शॉप्स को हटाना, लॉस ऑफ फार्म्स एंड हाउसेस, सम फैमिलीज, लोगों का घर और खेत को डिस्ट्रॉय करना, उनको मुआवजा, मतलब कुछ ना चीजें आप दे रहे हो मेंटेनेंस के लिए, पर इफेक्ट तो नुकसान तो पहुंचता है ना, पर उसका बेनिफिट क्या क्या हो अगर आप ब्रिज बना रहे हो तो। सोशल बेनिफिट, सोशल कॉस्ट तो हमने देख ली क्या क्या लग रहा है, कॉस्ट क्या क्या, कौन किस किस कीमत पे हमको वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, पर उसका बेनिफिट क्या है। सोशल बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस, लोगों को कंस्ट्रक्शन के टाइम जो वर्कर लगेंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेस कॉस्ट इन ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इवन अभी से जो हाईवे बन रहा है तो लाइक पीपल आर लाइक अभी 3.5 घंटे लग रहे हैं, 2.5 कुछ बहुत कम समय में हम इंदौर पहुंच जाएंगे, दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, है ना। वो सही बात है ना, कॉस्ट ट्रेवल जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है वो कम आएगी, लोगों का समय बचेगा। गॉड नोज लाइक हमारे यहाँ ओवरब्रिज या रेलवे जो ट्रैक है, लाइक हम टमरनी NH-59 का जो रूट है वहां पे कब ओवरब्रिज बनेगा गॉड नोज, पर उससे हमारा टाइम कितना बचेगा ना। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉयमेंट इन टोल टैक्स कलेक्शन, अगर उस रूट पे टोल टैक्स कलेक्शन लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सोशल वेलफेयर होगा, ये सारे सोशल बेनिफिट्स हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं कि सोशल कॉस्ट कितनी कितनी लगेगी और उससे बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है, इसका मेजरमेंट देखा जाता है। कॉस्ट ज्यादा लग रही है, बेनिफिट कम हो रहा है तो प्रोजेक्ट कैंसिल, बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम लग रही है तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये आपका SCBA सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आता है नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस में व्हाट इज नेटवर्क, अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और एन एरो डायग्राम टू प्रेजेंट द मैनेजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग्स करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, वो आपका नेटवर्क कहलाता है। विच कंसिस्ट ऑफ ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग कंजप्शन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। वो एरो के जो डायग्राम होते हैं वो आपको बता देते हैं क्या क्या एक्टिविटी लगनी है, कितनी कितनी टाइम में खत्म होगी, शुरू होगी, कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी, सारी चीजें आपका प्रोजेक्ट जितना भी होता है उसको डायग्राम के थ्रू बताया जाता है, वो आपके नेटवर्क कहलाती है। सो दैट मैनेजमेंट कैन मैनिपुलेट द रिसोर्सेज, कॉस्ट कैन बी कंट्रोल। कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाली है, कुछ लग रही है, तो आपको पहले से ही बता दिया जाता है नेटवर्क के हेल्प से। सो बेसिकली नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, नेटवर्क एनालिसिस रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको प्लान करना, उनको कंट्रोल करना, है ना। लाइक हबीबगंज जो हमारा भोपाल का रेलवे स्टेशन है, नाउ इट इज रानी कमलापति, तो वो अपने आप में कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, कितनी प्लानिंग लगी होगी, कितना उसकी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। बनाने के पहले चीजों को कितना सारा प्लानिंग प्लॉटिंग लगी होगी, तो उसके लिए हम नेटवर्क एनालिसिस का यूज करते हैं। आई डोंट नो जिन्होंने बनाया उन्होंने यूज किया नहीं होगा, यस पर डेफिनेटली यूज किया होगा, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस एक बहुत अच्छा टूल होता है जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तब। तो 2 टेक्निक्स होती है नेटवर्क एनालिसिस की। नंबर 1 प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, दैट इज PERT, और दूसरा होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, दैट इज CPM। तो PERT और CPM ये नेटवर्क एनालिसिस के 2 टूल्स या टेक्निक्स होती है।
PERT क्या होता है? PERT is a method of analyzing the task involved in completing a given project. किसी भी प्रोजेक्ट में क्या क्या टास्क, क्या क्या एक्टिविटी लगने वाली है, उसको एनालाइज करता है PERT. स्पेशली द टाइम नीडेड टू कंप्लीट ईच टास्क. जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली है, उन एक्टिविटीज कितने समय में खत्म होना चाहिए या कितना समय लेंगी, ये सारी चीजें में PERT आपको हेल्प करता है. एंड टू आइडेंटिफाई द मिनिमम टाइम, और उन एक्टिविटी को कम से कम समय में कैसे कम करा जाता है, इसके लिए भी हेल्प करता है. कोई एक्टिविटी में ज्यादा टाइम लग रहा है पर समझ में आ रहा है कि यार इसका टाइम कम कर सकते हैं, ये कम समय में भी हो सकती है, तो ये सब चीजें आपको कैसे जानने को मिलेगी? PERT टेक्निक को अपनाकर. क्लियर? PERT was developed primarily to simplify the planning and scheduling of a large and complex project. प्रोजेक्ट को प्लान करना और उसको शेड्यूल करने में PERT का हम यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट आता है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड. CPM aims at the determination of time to complete a project and the important activities on which a manager shall focus attention. क्रिटिकल वर्ड ही समझ में आ रहा है. क्रिटिकल मतलब जटिल जो एक्टिविटीज है, कॉम्प्लिकेटेड जो टास्क है, उनको पहचानना, उनमें जो रिस्क और कॉस्ट लगने वाली है, कितना समय और कितनी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज है किसी भी प्रोजेक्ट में, उनको पहचानने में CPM हमारी हेल्प करता है. कोई भी प्रोजेक्ट में मान लीजिए 50 एक्टिविटीज है, 50 में से 10 काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो 10 को पूरा प्लान करना कितना टाइम लेगा, कौन कौन सी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डिसीजन उसमें चीजें इन्वॉल्व होनी है, वो सारी एक्टिविटीज जो कॉम्प्लिकेटेड है उनका एक पूरा बिग पिक्चर, एक उसका फ्रेमवर्क बनाना क्रिटिकल पाथ मेथड के अंतर्गत आता है. क्लियर? अब डिफरेंस बिटवीन PERT और CPM, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो PERT का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. CPM स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड. PERT is a event oriented technique and CPM is a activity oriented technique. PERT manage unpredictable activities और CPM manage the predictable activities. PERT focuses on time control and CPM focus on cost optimization, है ना. PERT is developed in 1958, CPM is developed in 1957, है ना. PERT is a 3-time estimate and CPM is a single time estimate. PERT is a probability model and CPM is a deterministic model. तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM. नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग. क्या होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग? In general, planning includes all the activities that result in developing course of action. किसी भी प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्शंस, एक्टिविटीज होने वाली है, उनका एक पूरा प्लान बनाना आपका प्लानिंग कहलाता है. These activity guide future decision making. और वो एक रोड मैप होता है, एक मैप होता है, जैसे GPS जो गूगल हम कहीं ट्रैवल करते हैं जिसका यूज करते हैं, तो वैसे ही एक मैप बनता है प्लानिंग के अंतर्गत कि उस प्रोजेक्ट में हमको क्या क्या करना है. ठीक है? तो similarly, project planning includes all the activity that results in developing a course of action for one shot occurrence with a specific beginning and a ending point. शुरू से लेकर आखिरी तक क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, कैसे होंगी, कब होगी, कहाँ होगी, कौन करेगा, किस तरह से होंगी, ये सारी चीजें आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग कहलाती है. नेक्स्ट, we are running out of the time, let's start, continue fast. प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या क्या इंक्लूड करता है? आइडेंटिफाइंग, स्पेसिफाइंग ऑल एक्टिविटीज, जो होने वाली है उन सारी एक्टिविटीज का प्लान करना. स्टैब्लिशिंग द ऑर्डर, कौन सी एक्टिविटी कब होगी, कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, वो पता लगाना प्रोजेक्ट प्लानिंग में आता है. स्टैब्लिशिंग कॉस्ट एंड टाइम, कितना टाइम लगने वाला है, कितनी कॉस्ट लगने वाली है पर एक्टिविटीज में, वो सारी चीजों को एस्टैब्लिश करना प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंतर्गत आता है. कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट एंड टाइम, कितने टाइम और कितने कॉस्ट में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट प्लानिंग. क्लियर? प्रोजेक्ट प्लानिंग को अगर समराइज करें तो प्लानिंग में कितनी एक्टिविटीज होने वाली है, क्या क्या कॉस्ट लगने वाली है, क्या क्या मैन पावर और ऑर्गेनाइजेशन की चीजें लगेंगी, है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या क्या होगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड इन प्रोजेक्ट प्लानिंग. आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, सारे कम्युनिकेशन, वो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग.
सिंपल है, शेड्यूल मतलब टाइमिंग डिसाइड करना। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ ब्रॉड स्कोप एंड इट इंक्लूड्स मैनेजरियल एक्टिविटी दैट रिवॉल्व्स इन डेवलप ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत सारी एक्शंस होती है, तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज मोर स्पेसिफिक बाय नेचर। इट एस्टैब्लिश टाइम्स एंड फेसेस गोल एंड देयरफॉर पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, शेड्यूलिंग इज सिंपली द टाइम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, सब फेसेस ऑफ प्लानिंग, वंस एंड ऑल अल्टरनेटिव प्रोग्राम ऑफ एक्शंस। कुल मिला के शेड्यूल करना, कौन सी एक्टिविटी कब होनी है, कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, कितने समय में कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ऑर्डर, सिस्टमेटिक ऑर्डर, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कंट्रोल। अब कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्म से कंट्रोल करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, जो मैनेजमेंट का फंक्शन है। व्हाट इज प्रोजेक्ट कंट्रोल? Project control are process for gathering and analyzing the process data to keep cost and schedule on a track. आपका कॉस्ट और शेड्यूल बढ़े ना, बैलेंस रहे, इसके लिए प्रोजेक्ट कंट्रोल का यूज किया जाता है। द फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल इंक्लूड इनिशिएटिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग एंड क्लोजिंग आउट प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड शेड्यूल, है ना। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट कंट्रोल्स आर iterative process for measuring project status, forecasting likely outcome based on the measurement and improving project performance if those projected outcomes are unexpected. अरे कोई एरर आया तो उस एरर को रिमूव करना, पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना, है ना। और कंट्रोल कैसे करना, कॉस्ट और टाइम दोनों को बैलेंस करते हुए प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड रियलिटी, planned and actual performance. The last element in the plan implementation, monitor control cycle. Use the information from the monitoring process to get and keep a project on a track. एक प्रोजेक्ट सिस्टमेटिक, समय पर, कॉस्टिंग के साथ, जितना सोचा, जैसा समझा वैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, ये इंश्योर करना आपका प्रोजेक्ट कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है? पैसा, रुपीज। Finance is the study of how people and business evaluate investments and raise capital to fund them. किसी भी कंपनी का फाइनेंस बैकबोन होता है या ब्लड होता है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, अब किसी प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट होना है, होगा, करना है, हमारे पास उतना अमाउंट है या नहीं, या कहीं से रेस करना है, लोन लेना है, ये सारी चीजें आपके फाइनेंस के अंतर्गत आती है। व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस? प्रोजेक्ट फाइनेंस डील विथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जितने भी आर्थिक पहलू हैं वो आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस कहलाते हैं। दैट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड इट्स फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। कहां से फंड मिल सकता है, फाइनेंशियली ये प्रोजेक्ट साउंड है या नहीं, है ना। बेस्ड ऑन द कैश फ्लो दैट द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड, पूरा कैपिटल का पूरा बजट तय होता है। अब वो कहां से कैपिटल आपको अरेंज करना है, वो पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो सारा प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंतर्गत आता है। क्लियर? ठीक है, प्रोजेक्ट फंड्स जो होते हैं फाइनेंस के वो अलग अलग हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट की, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट होती है ऑफ फंड्स, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड, है ना। कुछ पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कुछ मीडियम के लिए चाहिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। ठीक है, सोर्सेस क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, कहां से लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको मिल सकता है? ओन कैपिटल या बोरोड कैपिटल, या तो खुद का कैपिटल लगाओ या कहीं से बोरोड करो। ठीक है, सोर्सेज ऑफ मीडियम टर्म्स, कहां से मीडियम टर्म्स कुछ टाइम पीरियड के लिए जो आपको चाहिए वो कहां से अरेंज हो सकता है ना। दैट इज loans from financial institutions, redeemable preferential shares, redeemable debentures, public deposit, purchase under hire purchase system, accumulated profit, यहाँ से आपको sources of medium term loan मिल सकता है। sources of short term loans, short term loans कहाँ से मिल सकते हैं आपको? what are the means of short terms? बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, क्रेडिट परचेज, कमर्शियल पेपर, ये सारी चीजों से आपको शॉर्ट टर्म लोन्स मिल सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट, EAP। ये इन्वायरमेंटल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है?
इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना। जैसे हम किसी भी पेपर को स्कैन करते हैं तो वैसे के वैसे पूरे एनवायरमेंट को स्कैन करना। अब ये एनवायरमेंट सिर्फ हमारा पर्यावरण जिसमें हमारे फल पेड़ हम जहाँ रहते हैं वो सारी चीजें नहीं, इसके अलावा भी चीजें आती हैं। तो EAP इज डिफाइंड एज आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। जो आपके एनवायरमेंट में है उनको आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटीज को प्रिडिक्ट करना और जो चीजें ऑनगोइंग चल रही है उनके साथ इंटरप्रिटेट करना आपका एनवायरमेंटल अप्रेजल कहलाता है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन मेंस हेल्थ एंड वेलबींग। जो प्रोजेक्ट आपने चूज करा है वो एनवायरमेंटली कितना फिट है ये चीजें पता लगाना। स्टडी द चेंजेस इन सोशियो इकोनॉमिक एंड बायोफिजिकल ट्रेट्स ऑफ एनवायरमेंट व्हिच मे रिजल्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो ये आपका एनवायरमेंट अप्रेजल कहलाता है। एनवायरमेंट अप्रेजल को आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी कहते हैं। क्या होता है ये? एनवायरमेंटल या स्कैनिंग या एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस इज द प्रोसेस through which the organization monitors various environmental forces to identify opportunity and threats which it is likely to face। किसी भी प्रोजेक्ट या कंपनी के सामने कोई अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आ सकती है या आने वाली है, इसके लिए कैसे पता लगेगा उसको? अपने एनवायरमेंट को स्कैन करके। ठीक है, अब एनवायरमेंट को स्कैन करते तो एनवायरमेंट के कंपोनेंट या एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? माइक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट। तो माइक्रो एनवायरमेंट कौन कौन से? कस्टमर, सप्लायर, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटिशंस, है ना। जो मार्केट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगी चीजें, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, मार्केट स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएटरीज, ये सारे माइक्रो एनवायरमेंट है। तो इनको स्कैन करना, कब कहाँ चीजें बदल रही है, जो प्लान किया था वैसी नहीं हो रही है, ये जब आप स्कैन करोगे तब आपको पता चलेगा। तो दीज वेर द इंटरनल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट कौन से? इकोनॉमिक एनवायरमेंट, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, लीगल एंड आपने बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ा है ना, माइक्रो मैक्रो। यस, ये वही एनवायरमेंट है जिसका हम एनालाइज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। सोशियो कल्चर एनवायरमेंट, ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरमेंट, ये पूरे एनवायरमेंट को स्कैन इसलिए करना पड़ता है ताकि कोई अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स या रिस्क अवेलेबल है तो वो हमें पता लग जाए टाइमली, ताकि उस रिस्क, अगर रिस्क है, थ्रेट है तो मैनेज कर सके ताकि लॉस कम हो, अगर अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी का हम अवसर का फायदा उठा सके। इसलिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग जरूरी है। नेक्स्ट, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंडक्टिंग एनवायरमेंटल अप्रेजल। एनवायरमेंटल अप्रेजल करना या फिर एनवायरमेंट को स्कैनिंग करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? इवेंट्स, इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक ऑक्यूरेंट टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंट। क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं अलग अलग माइक्रो मैक्रो एनवायरमेंट में, वो पता रखना। कौन कौन से ट्रेंड आ रहे हैं, जनरल टेंडेंसी और कोर्स ऑफ एक्शन अराउंड विच इवेंट ट्रेंड्स एंड ट्रेंड्स टेक प्लेस। क्या क्या चलन हो रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहा है माइक्रो मैक्रो में, वो पता करना। इश्यूज, कौन से करंट कंसर्न है, जो इश्यूज है इवेंट और ट्रेंड को इफेक्ट करने वाले, वो पता रखना, है ना। ये सारी चीजें एनवायरमेंट स्कैनिंग के अंतर्गत आती है जो इफेक्ट करती है एनवायरमेंट को। एक्सपेक्टेशन, डिमांड विच आर मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप इन द लाइट ऑफ करंट इश्यूज। ट्रेंड्स को ध्यान में रखना, इवेंट्स को ध्यान रखना और उन ट्रेंड्स और इवेंट्स के कारण जो एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, डिमांड्स को आ रही है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है लोगों को, उन एक्सपेक्टेशंस को भी पता रखना। इससे क्या होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी पता चलती है और थ्रेट्स भी पता चलते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्लियर? टेक्निक्स क्या क्या होती है एनवायरमेंट को स्कैन करने की? एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ETOP। इसके अंतर्गत पूरा जो एनवायरमेंट होता है माइक्रो मैक्रो का, उसको प्रॉपरली डिटेल में हर एक पहलू माइक्रो मैक्रो का स्कैन किया जाता है। दैट इज फर्स्ट टेक्निक, ETOP। नेक्स्ट होता है PEST। PEST एनालिसिस क्या होता है? इट स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। PEST एनालिसिस करना मतलब केवल और केवल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट को एनालिसिस करना और पता लगाना क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अवेलेबल है। लास्ट आता है आपका SWOT एनालिसिस। सिंपल है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट।
हमेशा पढ़ते आए, मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंट टूल है। तो इंटरनली आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगती है, एक्सटर्नल में आपको आपके अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पता लगती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्लियर? तो ये सारी आपकी इन्वायरमेंट टेक्निक्स थी इन्वायरमेंट को अप्रेस करने की। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से लिखना, बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। एक बार इस वीडियो को जरूर गो थ्रू करना। थैंक यू।